Pooja Plastic, bathroom accessories, essentials that make your bathroom beautiful, and many more. Pooja Plastic colorful range that makes every bathroom cheerful. चलिए और आगे देखते हैं हेल्थ गुरु। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। सेहत से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज के हमारे एपिसोड में हम बात करेंगे कैंसर की। कैंसर एक खतरनाक बीमारी है और भारत में हर साल लगातार कैंसर से डेथ के मामले बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन शुरुआती स्टेज में अगर कैंसर के लक्षणों का पता चल जाए तो कैंसर का सफल इलाज किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कैंसर के लिए जागरूकता, और इसलिए आज का हमारे एपिसोड में हम इस पर डिटेल में बात करेंगे। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है यशोदा हॉस्पिटल हैदराबाद से क्लिनिकल डायरेक्टर एंड सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर सचिन मर्दा। डॉक्टर सचिन, पहले तो बहुत स्वागत आपका IBC 24 में। नमस्कार डॉक्टर सचिन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा आज के एपिसोड का, कैंसर। शुरुआत में यही समझेंगे आपसे कि कैंसर एक्चुअल में, और जिस तरीके से कहा जाता है कि ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, एज एन एक्सपर्ट आप क्या कहेंगे? पहले तो बहुत खुशी हो रही है, बहुत प्यारा सा स्टूडियो है और बहुत ही डेडिकेटेड टीम है IBC 24 की। लेकिन आज की चर्चा है कैंसर के ऊपर। इसके जो अगले 25-30 मिनट हम बात करेंगे जागरूकता के लिए और ट्रीटमेंट के बारे में। जैसे आपने बताया कि कैंसर ट्रीटमेंट क्यों मुश्किल है और क्या प्रॉब्लम है इसमें, 2-3 चीज़ें मैं बताता हूँ। एक तो जब कैंसर के लक्षण होते हैं वो काफ़ी टाइम अंदर के अंदर ही रहते हैं और बाहर नहीं आ पाते, तो सिम्टम्स जो बोलते हैं वो बाहर नहीं दिखते, इसलिए पेशेंट को या मरीज़ को लगता है कि मैं ठीक हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, थोड़े दिन पहले मैंने एक ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट का ट्रीटमेंट किया, सर्जरी किया, जिनको ब्रेस्ट में लंप काफ़ी दिनों से था, लेकिन बस उसके सिम्टम्स नहीं थे या पेन नहीं था या कुछ इन्फेक्शन नहीं था, ब्लीडिंग नहीं था, बुखार नहीं था। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखिए, अगर हम थोड़ा सा भी दांत में पेन है या ईयर में, कान में पेन है तो इमीडिएटली हम डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कैंसर में पेन अर्ली स्टेज में नहीं आता, लेट स्टेजेस में आता है, तो काफ़ी सारे पेशेंट्स लाइट ले लेते हैं, नंबर 1। नंबर 2, कैंसर के लिए काफ़ी एक डरावना सा माहौल रहता है सोसाइटी में कि कैंसर आ गया तो उसका ट्रीटमेंट नहीं है या ट्रीटमेंट बहुत ख़तरनाक है, जैसे बड़ी सर्जरी है या कीमोथेरेपी है या रेडिएशन है, साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा है, तो काफ़ी लोग डर जाते हैं कि कैंसर ट्रीटमेंट करेंगे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशन है। सो ये 2-3 चीज़ें हैं जो प्राइमरली एज अ डॉक्टर, एज अ ऑन्कोलॉजिस्ट, मैं आज 15-20 साल से ये फील्ड में हूँ, लेकिन ये 2-3 चीज़ें हैं जो कैंसर के ट्रीटमेंट में रुकावट लाता है। और थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग, काफ़ी खर्चीला इलाज है कैंसर का और काफ़ी लंबे तक चलता है, तो काफ़ी पेशेंट पूरा ले नहीं पाते या अच्छे जगह, अच्छे सेंटर पे पहुंच नहीं पाते, या पहुंचे तो भी अफोर्डेबिलिटी इज़ अ इशू। तो ऑल दिस थिंग्स मेक्स कैंसर ट्रीटमेंट लिटिल कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफ़िकल्ट। बिल्कुल, आपने बहुत सारे पॉइंट्स के हिसाब से बताया, तो मुझे लगता है कि दर्शकों को भी समझने में आसान हुआ कि एक्चुअल में कैंसर है क्या। डॉक्टर सचिन, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि खासतौर पर अगर मैं यंगस्टर्स की बात करूं तो उनमें भी कैंसर के मामले बढ़ते जा रहे हैं। हमारे ही देश की बात कर लेते हैं, इसका कारण आप क्या मानते हैं? यस, एक ही रीज़न हो सकता है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लाइफस्टाइल एंड लाइफस्टाइल। जो मैं बोलता हूँ, हम जीवन शैली की जब बात करते हैं, आपने जो बात कही वो 100% सही है। जब मैं 20 साल पहले जब मैं ट्रेनिंग में था, सर्जरीज करते थे मेडिकल कॉलेज में, जब काफ़ी सारे पेशेंट जो 60, 70, 80 के आते थे, लेकिन आज काफ़ी सारे पेशेंट्स दे आर लेस देन 40 ईयर्स एज। मैंने 10 साल के बच्चे से लेके 20, 25, 30 तक काफ़ी यंगस्टर्स लोग, काफ़ी यंग पेशेंट की ट्रीटमेंट और सर्जरी हमने की है। तो इसमें जो बदलता लाइफस्टाइल है, जो हमारी जीवन शैली है, हमारा रहनीमान है, ये सब बदल चुका है। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न यही है कि हमारा खान पान, हमारा फिज़िकल एक्टिविटी, हमारे एडिक्शंस और ओवरऑल हमारा हेल्थ के बारे में जो रवैया है काफ़ी चेंज हो गया है। हम सोसाइटी, वी आर बिहाइंड आवर करियर, सक्सेस एंड मनी मेकिंग एंड ऑल अदर ऑप्शंस, बट जब हेल्थ की बात आती है तो हम काफ़ी निगलेक्ट करते हैं, और शायद यही रीज़न है
कि आजकल यंगस्टर्स में कैंसर काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। बिल्कुल, ये बहुत सही बात आपने कही कि हर चीज़ को इम्पोर्टेंस हम देते हैं, लेकिन जहाँ हेल्थ की बात आती है हम सोचते हैं कि टाल देते हैं या डॉक्टर के पास बाद में जाएंगे। ये सबसे बड़ी गलती है मुझे लगता है हमारी। डॉक्टर सचिन, क्योंकि आप बहुत सारे कैंसर पेशेंट को अब तक ट्रीटमेंट का कर चुके हैं, आपको क्या लगता है कि प्रेजेंट में अभी सबसे आम कैंसर कौन सा है? क्योंकि प्रकार तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे आम कौन सा है अभी? जैसे बॉडी में हर एक ऑर्गन का कैंसर होता है, राइट, फ्रॉम ब्रेन टू टो। जैसे ब्रेन कैंसर है, हेड एंड नेक कैंसर है, थायराइड कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, पेट के लीवर, स्टमक, यूट्राइन कैंसर, लिम्ब, बोन्स के कैंसर, ब्लड कैंसर, काफ़ी टाइप्स है। लेकिन जो मोस्ट कॉमन कैंसर है जो हम ट्रीटमेंट करते हैं, जो लेडीज़ में अलग है, जेंट्स में अलग है। जब तक महिलाएं की बात करते हैं उसमें है अभी आजकल ब्रेस्ट कैंसर काफ़ी कॉमन है। इट इज़ नंबर 1 कैंसर इन फीमेल्स। अगर डेटा मैं आपको बताऊं तो ऐसा इतना डरावना है कि 20 लेडीज़ में या 20 महिलाओं में एक पेशेंट को कैंसर आने की आशंका है। तो इतने सारे कैंसर केसेस ब्रेस्ट कैंसर हो रहे। यूट्राइन कैंसर कॉमन, ये लेडीज़ में। और जेंट्स में ओरल कैंसर जो हम हेड एंड नेक कैंसर बोलते हैं, लंग कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ये जेंट्स में या पुरुषों में कैंसर कॉमन है। और जो पीडियाट्रिक केसेस है, मतलब बच्चे हैं, उसमें ब्लड कैंसर, लिम्फोमा, ल्यूकेमिया, ये चीज़ें कैंसर कॉमन है। बिल्कुल। डॉक्टर सचिन, वैसे तो देखा जाए कैंसर कहीं ना कहीं डेंजरस बीमारी ज़रूर है, लेकिन आज की डेट में ये उतनी डेंजरस नहीं है। उसका रीज़न ये है कि तकनीकें बदल चुकी है और मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। आपको क्या लगता है कि वर्तमान में जो तकनीकें हैं, क्या उससे कैंसर से आसानी से बचा जा सकता है या ट्रीटमेंट आसान हो जाता है उससे? 100%। जैसे अभी जो पुराना लैंडलाइन फ़ोन था, वो फ़ोन से हम अभी स्मार्टफोन तक आ गए। मतलब टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा डेवलप हो गई कि बैंकिंग, मोबाइल, म्यूज़िक, डांस, मतलब हर चीज़ हमारे पास मोबाइल में अवेलेबल है। उसी तरह से कैंसर ट्रीटमेंट में भी बहुत डेवलपमेंट हो गई है। जो 20 साल पहले जो मैं ऑपरेशन करता था, जो ट्रीटमेंट फैसिलिटी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो काफ़ी तरह से अभी चेंज हो चुका है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अभी हम नॉर्मली जो ओपन सर्जरीज करते थे वो अभी मिनिमली इन्वेजिव या लैप्रोस्कोपिक या रोबोटिक सर्जरीज करते हैं। मतलब इट्स लाइक प्लेइंग अ वीडियो गेम, या इट्स नॉट डायरेक्ट सर्जरी। जो सर्जन पेशेंट के पास रह के जो ऑपरेशन करता है, वो आज मैं चेयर पे बैठ के कंसोल पे बैठ के रोबोटिक सर्जरी कर सकता हूँ। मेरे हाथ में जो कंट्रोल्स है, जो कैमरा है, जो मैग्निफिकेशन है, जो कटिंग और कोआगुलेशन के जो लेज़र जैसे प्रिसाइज मेथोडोलॉजी है, बहुत अच्छी डेवलप हो गई है। सेकंड, जो कीमोथेरेपी, मतलब कैंसर के कणा को मारने के लिए जो इंजेक्शंस देते थे, वो कीमोथेरेपी उनको बोलते हैं। बट अभी कीमोथेरेपी से क्या होता था, जब वो कैंसर सेल्स को मारता है उसी टाइम पे थोड़े नॉर्मल सेल्स को भी डैमेज होता है, तो उसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा है। लेकिन अभी टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से नाउ वी आर ट्रीटिंग विथ टारगेटेड थेरेपी, मतलब जो कैंसर सेल्स है उनको ही ये कीमोथेरेपी या ड्रग अटेंड करेगा, बाकी नॉर्मल सेल्स बच जाएंगे। देन इम्यूनोथेरेपी जो इम्यूनिटी बढ़ाता है। उसके बाद जो रेडिएशन के टेक्नोलॉजीज आ गए, उसमें पहले क्या था, खाली 2D कॉन्फॉर्मल रेडिएशन थेरेपी था या कोबाल्ट थेरेपी था, उसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा थे। लेकिन अभी IMRT, IGRT, MR लिनैक थेरेपी, ऐसे जो प्रिसाइज टारगेटेड, जैसा हम मिसाइल रहता है ना, जो एक अगर उसको हम डायरेक्शन देते तो वहीं पे वो जाके हिट करता है, वैसे ही एग्जैक्टली अभी आजकल जो रेडिएशन के एक्सरेज है या रेडिएशन के मशीन्स है, दे आर वेरी वेरी प्रिसाइज। सो ओवरऑल जैसे अभी बात करते हैं जेनेटिक टेस्टिंग, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, पेट स्कैन, जो एक मिलीमीटर ट्यूमर का भी हमको पता कर सकते हैं। तो इतने सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस है जिससे डेफिनेटली कैंसर ट्रीटमेंट काफ़ी ईजी हो गई है, साइड इफ़ेक्ट्स कम हो गए हैं, पेशेंट्स का कॉम्प्लायंस बढ़ गया है। एट द सेम टाइम एज अ डॉक्टर, एज अ सर्जन और मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, काफ़ी सारा इम्प्रूवमेंट हुआ है। और जब हम बात करते हैं AI की, हर जगह अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह आ रहा है। सेम वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे कैंसर ट्रीटमेंट में भी हमको बहुत हेल्प करता है। जैसे कि पूरा डेटा है, ये जो हमारे रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स चल रहे हैं, नए ड्रग डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो पर्टिकुलर पेशेंट को इतने सारे ऑप्शन में से जो बेस्ट ट्रीटमेंट जो अवेलेबल रहेगा वो हमको AI के सहारे हेल्प हो सकता है। सो देयर आर सो मेनी न्यू थिंग्स
एंड आई एम एक्साइटेड फॉर द फ्यूचर ऑल्सो। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने कही और लगता है कि किसी भी चीज़ का सही इस्तेमाल अगर हो तो वो कितना बेनिफिट हो सकता है, जैसे आपने एआई का जिक्र यहाँ पे किया। डॉक्टर सचिन, लेकिन क्योंकि कैंसर की अगर हम बात करें तो बहुत सारी सोसाइटी में मिथ है और मुझे लगता है कि आप एक्सपर्ट, आपसे तो लोग बहुत सारे सवाल करते होंगे जो आपको लगता होगा कि ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसे कुछ मिथ के बारे में अगर हमारे दर्शकों को आप बताना चाहें। बहुत ही अच्छा सवाल किया, क्योंकि मिथ्स और फैक्ट्स कैंसर नहीं, कोई भी एक चीज़ों के बारे में काफ़ी कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल, एवरी पेशेंट दे आस्क मी अबाउट दिस, ये क्वेश्चन तो करता ही है कि डॉक्टर साहब कैंसर अगर होता है तो उसका ट्रीटमेंट ही नहीं है, या ट्रीटमेंट हुआ तो मतलब कंप्लीट क्योर नहीं हो सकता और आज न कल उसको जाना ही होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कैंसर के 4 स्टेजेस रहते हैं। स्टेज 1, 2 और 3 तक हम उसको 70-80% तक हम उसको सक्सेस रेट दे सकते हैं, एक्सेप्ट जो 4th स्टेज जो एडवांस स्टेज में आते हैं उनको हम क्योर नहीं कर सकते, लेकिन कंट्रोल तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कैंसर हो गया तो अभी उसका ट्रीटमेंट नहीं है। काफ़ी पेशेंट्स है जो नॉर्मल होते हैं और जो अपने नॉर्मल लाइफ में काम करते हैं। सेकंड वेरी कॉमन मिथ इज़, जब हम डॉक्टर पेशेंट पूछते हैं कि जो ऑपरेशन करेंगे या बायोप्सी करेंगे उससे अगर कैंसर को टच करेंगे तो फैल जाता है। काफ़ी कॉमन ये अफवाह रहती है, लेकिन कभी भी कोई भी ट्रीटमेंट के पहले हमको बायोप्सी या कैंसर सेल्स का जांच करना ही पड़ता है, मॉलिक्यूलर एनालिसिस करना ही पड़ता है, स्टेजिंग देखना ही पड़ता है। और ऐसा नहीं कि वो बायोप्सी करने से या उसको छूने से पड़ जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो इंक्लूडिंग एवरीथिंग, मतलब वो स्प्रेड भी हुआ है या डिस्टर्ब भी हुआ है तो उसको पूरा हम सर्जरी के टाइम या कीमोथेरेपी या रेडिएशन से क्लियर कर सकते हैं। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग, काफ़ी पेशेंट पूछते हैं कि डॉक्टर साहब अगर कैंसर पेशेंट अगर कोई फैमिली में है तो उसको उसके साथ रहना चाहिए क्या, या उसके साथ बैठ सकते हैं, उसको छू सकते हैं क्या? बिल्कुल, कैंसर पेशेंट अगर है तो ऐसा नहीं कि वो कोविड की बीमारी है या कोई इन्फेक्शियस बीमारी है जो साथ में रह के फैल सकती है या एक मतलब संसर्गजन्य एक में एक को आ सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इनफैक्ट हम तो काफ़ी पेशेंट को बोलते हैं या रिलेटिव्स को बोलते हैं कि आप कैंसर पेशेंट के साथ रहो, उनको कम्युनिकेट करो, उनके साथ खाओ पियो बैठो, सो दैट उसको पेशेंट ऐसा महसूस ही नहीं होना चाहिए। इट शुड बी ट्रीटेड एज नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, क्योंकि उससे काफ़ी पेशेंट को पॉजिटिव एटीट्यूड आता है, मोटिवेशन आता है एंड दे लिव नॉर्मल। और फोर्थ अगेन एक कॉमन मिथ ऐसा है कि कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद भी कैंसर आता है या कैंसर में बहुत पैसा खर्च होता है, या कभी कभी कैंसर अगर आता ही है और फैमिली हिस्ट्री अगर फैमिली में आता है तो नेक्स्ट जनरेशन को भी आता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर सचिन, वैसे तो अब तक हमने बात की जिसमें आपने बताया कि कैंसर अगर हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, लेकिन अगर रोकथाम की हम बात करें तो ये बहुत ज़रूरी है। कैंसर ना हो यही सबसे बेटर है मुझे लगता है। Yes. इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है और स्क्रीनिंग के बारे में ज़रा बताइए। बहुत ही, ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आज के एपिसोड का। यस, कैंसर हुआ तो हम है ट्रीटमेंट करने के लिए, टेक्नोलॉजी है, सबसे अच्छे डॉक्टर्स है, लेकिन एज अ सोसाइटी में एज अ ह्यूमन बीइंग हमको क्या प्रिकॉशन लेना है कि कैंसर हो ही नहीं, बिकॉज वी ऑलवेज टेल ना स्टिच इन टाइम सेव्स टाइम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जैसे बात की कि लाइफस्टाइल की, ओबेसिटी की, या जो रिस्क फैक्टर है उसको हम कम कर सकते हैं, जैसे कि कार्सिनोजेंस मतलब जो केमिकल्स से कैंसर हो सकता है उसको हम अवॉइड करें या कम करें। फॉर एग्जांपल जो माइक्रो प्लास्टिक्स है, प्लास्टिक कंज्यूमेबल है, वो हम किचन में कम करें, या बाहर जाते तो प्लास्टिक एक्सेसरीज कम यूज़ करें। सेकंड, जो हम खाना खाते हैं जो काफ़ी फ्रेश हो और रीकुक्ड और री ऑयल्ड या फास्ट फूड, जंक फूड ना हो, वो क्योंकि उसमें हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स रहता है, इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होता है और वो कैंसर का एक कारण हो सकता है। तीसरा, ज़्यादा से ज़्यादा हम हरी सब्जी, तरकारी, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स इसका सेवन करें। डाइट में एक परसेंटेज वाइज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स की सही मात्रा रहे। वेरी इंपॉर्टेंट फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि आजकल के सीडेंटरी लाइफस्टाइल में, वाइट कॉलर लाइफस्टाइल में हम चलना भूल गए या वॉकिंग करना भूल गए, एक्सरसाइज करना भूल गए। जहाँ पे भी जाते हैं लिफ्ट है, गाड़ी है, एवरीथिंग इज़ एक्सेसिबल, लेकिन मिनिमम 20 to 25 मिनट्स हमको फिजिकल एक्टिविटी करनी है। कोई भी करो, या ब्रिस्क वॉकिंग करो, या बैडमिंटन, शटल, स्विमिंग, या कई लेडीज़ को, गर्ल्स को
डांस की काफ़ी मतलब रहती है, लगन रहती है, तो वो कर सकते हैं. एनीथिंग विच विल बर्न योर कैलोरीज इट शुड बी डन. और तीसरा और एक इम्पॉर्टेंट है कि जो भी एडिक्शंस है, जैसे जो फिजिकल एडिक्शंस है, जो टोबैको, स्मोकिंग, गुटखाज या काफ़ी सारे जिससे कैंसर आने के, ओरल कैंसर, लंग कैंसर और पेट के कैंसर आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते, वो सब हम ना करें. और सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसे हम एवरी ईयर हेल्थ स्क्रीनिंग करते हैं, जैसे कि हमारा डायग्नोस्टिक्स में जाके हेल्थ चेकअप करते हैं, जिसमें शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड, हार्ट का चेकअप करते हैं, वैसे ही कुछ कैंसर के टेस्ट है. जेंट्स के लिए अलग है, लेडीज़ के लिए अलग है. फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट के लिए मेमोग्राफी है, इंटेस्टाइन के लिए कोलोनोस्कोपी है, प्रोस्टेट कैंसर के लिए ट्यूमर मार्कर्स है, ब्लड टेस्ट है. सो ऐसे हर साल अगर हम हमारा 40-50 एज के बाद हर जेंट्स और लेडीज़ को अगर हेल्थ चेकअप कराएंगे तो काफ़ी सारे कैंसर केसेस अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो सकते हैं, और अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है. तो ये सब चीज़ें आई थिंक पेव्स द वे फॉर हेल्दी लिविंग. बिल्कुल. और डॉक्टर सचिन, एक बात ये भी, क्योंकि कैंसर की अगर हम बात करें तो कैंसर का कोई भी अगर पेशेंट है तो उसके लिए वो टाइम थोड़ा मुश्किल तो ज़रूर होता है, लेकिन उस डॉक्टर के लिए भी कहीं ना कहीं वो टाइम थोड़ा सा रहता है, क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है एक पेशेंट को पूरी तरीके से ठीक करने की. Yes. तो ऐसा कोई केस आपका जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहते हैं, जो उनके लिए भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा मोटिवेशनल हो? यस, दो तरीके के केसेस बताऊंगा मैं. एक जो केस है वो टेक्निकली चैलेंजिंग है, मतलब हमारे लिए एज अ डॉक्टर्स के लिए काफ़ी चैलेंजिंग है. ऐसे 1-2 केसेस है जो मैं बताऊंगा कि लास्ट ईयर वी डिड वन सर्जरी ऑफ यंग गर्ल जिसमें किडनी ट्यूमर था, लेकिन किडनी ट्यूमर लंग्स में और हार्ट तक पहुंच गया था, स्टेज 4 था, एंड इट वाज वेरी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी. ऑलमोस्ट 8 to 10 आवर्स सर्जरी हुआ, जिसमें ऑन्कोलॉजिस्ट सर्जन, वैस्कुलर सर्जन और कार्डियक सर्जन हम सब शामिल थे. पूरा ट्यूमर पूरा अच्छी तरह से निकल गया और आज भी पेशेंट काफ़ी अच्छा है. सो ऐसे और एक चीज़, और एक पेशेंट जो था अभी रिसेंटली हमने किया, जिसमें मल्टीपल ऑर्गन इन्वॉल्व थे, मतलब उसको एक BRCA1 BRCA2 जीन पॉजिटिव था, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर भी था और यूट्राइन ओवेरियन कैंसर भी था. तो काफ़ी लंबी सर्जरी जिसमें ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट रिकन्स्ट्रक्शन और रोबोटिक सर्जरी के तरह से हमने ये किया. और ये थोड़े से टेक्निकली चैलेंजिंग केसेस जो हमको आते हैं, जो हम डिस्कस करते हैं और ट्रीट करते हैं. तो ये रहा हमारे लिए मतलब फ्रूटफुल या डायग्नोस्टिक चैलेंजिंग केसेस. लेकिन 1-2 केसेस ऐसे हैं जो लोगों के लिए इंस्पायरिंग है या हमारे लिए काफ़ी सेटिस्फाइंग है. फॉर एग्जाम्पल, एक यंग पेशेंट था, अराउंड 28 ईयर ओल्ड, रिसेंटली मैरिड, IT जॉब था, और उनको टेस्टिकुलर कैंसर हुआ, एंड ही वाज जस्ट मैरिड एंड नो किड्स, ही वांटेड टू स्टार्ट द फैमिली. तो अभी टेस्टिकुलर कैंसर का ट्रीटमेंट करना है, जिसमें टेस्टिस का सर्जरी भी करना पड़ सकता है, निकालना पड़ सकता है, एंड देन ही अंडरवेंट कीमोथेरेपी, रेडिएशन, जिसमें फ्यूचर प्रेगनेंसी या फ्यूचर फादर बनने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते. तो हमने उनको क्या किया, हमने पहले उनको स्पर्म बैंकिंग किया, जो नॉर्मल स्पर्म हम स्पर्म बैंकिंग करके प्रिजर्वेशन में उनको किया स्पर्म बैंकिंग. उसके बाद टेस्टिकुलर सर्जरी हुई, कीमोथेरेपी हुई, रेडिएशन हुआ, 2 साल तक फॉलोअप में रखा, एंड देन वंस एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, हमने वो स्पर्म्स वापस टेस्ट ट्यूब बेबी जो बोलते हैं उसमें हमने ट्रीटमेंट की, और 2 साल के बाद ही बिकेम फादर, एंड दे वर सो हैप्पी, एंड दे केम विद द गिफ्ट्स फॉर हिज फर्स्ट बर्थडे. और एक चीज़ मैं काफ़ी मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग पेशेंट के बारे में बताऊंगा. एक लेडीज़ मतलब डेंटिस्ट, शी वॉज अ डॉक्टर, और उनको यूट्राइन कैंसर हो गया था, एंड शी वॉज ओनली लाइक 28 ईयर ओल्ड, रिसेंटली मैरिड, रिसेंटली एंगेज्ड, नॉट मैरिड. तो सर्जरी में काफ़ी डिस्कशन हुआ, जिसमें सर्जरी में हमको यूट्रस और ओवरीज निकालना पड़ सकता था, एंड पेशेंट वाज ऑलरेडी एंगेज विद बोथ द फैमिलीज, एंड वी केम डिस्कस्ड वी हैव टू रिमूव द यूट्रस ओवरीज. और उसी टाइम ने हमने बताया था कि फ्यूचर में ये प्रेग्नेंट नहीं हो सकती या माँ नहीं बन सकती, लेकिन स्टिल जो दोनों फैमिलीज़ थे इतने अच्छे थे, उन्होंने कोऑपरेट किया, सर्जरी अच्छा हुआ, और 1 साल के बाद द बॉय हु वॉज एंगेज विद द गर्ल, ही मैरिड, स्टिल नोइंग दैट शी वॉज नॉट एबल टू बिकम अ मदर.
और बाद में उन्होंने चाइल्ड अडॉप्ट किया। तो ऐसे काफ़ी सारे केसेस हैं जो काफ़ी मोटिवेशनल है, इंस्पिरेशनल, और हमको भी ऐसे पेशेंट ट्रीट करते तो बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। डॉक्टर सचिन, ये तो बात होगी कैंसर की, लेकिन एक थोड़ा पर्सनल सवाल मैं आपसे लेना चाहती हूँ, क्योंकि आप कैंसर के विशेषज्ञ हैं। इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? क्या आपने शुरू से सोचा था, आपका ड्रीम था, या फिर संयोगवश ये हुआ? मैं कहूँगा दोनों चीज़ें थी। जब मैं छोटा था तो हमारे पापा के पास बजाज स्कूटर थी, और मैं हर 2-3 महीने में उसका सर्विसिंग करता था। मतलब हम छोटे, इफ़ यू रिमेंबर, वो बॉनेट खोलना, वो प्लग साफ़ करना, कार्बोरेटर साफ़ करना, वो मेरे को बहुत अच्छा लगता था। और फिर मेरे बड़े भैया डॉक्टर हुए, एंड दैट वाज ए इंस्पायरिंग फोर्स फॉर मी, सो आई जॉइंड मेडिसिन। और फिर मैं सर्जरी, जब मैंने एमएस जनरल सर्जरी लिया, तो मेरे जो टीचर्स थे, प्रोफेसर थे, उन्होंने कोई कैंसर केसेस ट्रीट किए थे जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड केसेस थे, और जब पेशेंट उनको मिले तो दे वेर वेरी हैप्पी। सो दैट इंस्पायर्ड मी टू बिकम कैंसर सर्जन। एंड जो आई थिंक इट इज़ सहयोगी रहेगा कि जो मैं आई कैन टेल, जो स्कूटर की रिपेयर करता था, नाउ आई एम रिपेयरिंग द ह्यूमन बींग्स। आई ओपन द एब्डोमेन, मतलब पेट या चेस्ट ओपन करता हूँ, रिपेयर करता हूँ, और वापस नॉर्मल पेशेंट को करता हूँ। सो दैट वाज वन एस्पेक्ट। और आज भी मैं, आई थिंक इट लुक्स लाइक स्पिरिचुअल कॉलिंग, और आई कैन से एक आध्यात्मिक भी हो सकता है कि मैं बना ही इसके लिए। भगवान ने ये पृथ्वी पे भेजा है कि जो भी यहाँ पे कैंसर पेशेंट है, जो हेल्थ केयर हमारे देश के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो मैं दे सकूँ। और मैं आज बहुत खुश हूँ कि मैं 100% कोशिश करता हूँ। बिल्कुल। डॉक्टर सचिन, एक बुक मैं बहुत देर से देख रही हूँ हमारे पास रखी है, और ये कैंसर से रिलेटेड है, आपने लिखी है शायद इस बुक को। इसके बारे में जरा बताइए। यस 100%। तो ये बुक है आई एम अनस्टॉपेबल, जो मैंने 2 साल पहले लिखी। इट इज़ नॉट आई एम अनस्टॉपेबल, मैं अनस्टॉपेबल नहीं हूँ, लेकिन हमारे जो पेशेंट है, या जब हम सब है, वी आर ऑल अनस्टॉपेबल फोर्स बिहाइंड इट। इसमें जो कैंसर के जो पेशेंट्स है हमारे पास, उनके खुद के अनुभव है। कई पेशेंट को मैंने बोला कि आपके अनुभव इसमें लिख के दीजिए, तो हम एक बुक बनाएंगे। तो इसमें 8 साल के बच्चे से लेके 80 ईयर्स ओल्ड तक, जेंटलमैन तक, इनके खुद के स्टोरीज है कि इनके कैंसर ट्रीटमेंट कैसा हुआ, इसमें क्या चैलेंजेस आए और क्या इश्यूज हुए, फिर आज वो कैसे नॉर्मल लाइफ जी रहे। तो दिस इज़ काइंड ऑफ इंस्पायरिंग मोटिवेशनल बुक फॉर ऑल द रीडर्स। और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने इसमें इंक्लूड की है, जैसे कि कैंसर के बारे में, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, जनरल अवेयरनेस, कैंसर क्यों होता है, उसकी वो कीमोथेरेपी क्या है, रेडिएशन क्या है, साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, वो कैसे कंट्रोल करना, फिजियोथेरेपी, रिहैब, डाइट, ऑल दोज थिंग्स आई हैव मेंशन इन दिस। तीसरा इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो हमारा इंडियन सिस्टम है, भारतीय जो सिस्टम है, कि मेडिटेशन या प्राणायाम, नेचुरोपैथी, आर्ट थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी, हाउ इट हेल्प्स ड्यूरिंग द कैंसर ट्रीटमेंट फॉर हीलिंग। एज अ कैंसर डॉक्टर वी विल ट्रीट 100%, बट लेकिन बाकी चीज़ें, जो फैमिली में कैसा एटमॉस्फेयर रहना चाहिए, फ्रेंड्स लोग कैसे रहने चाहिए, जब कोई कैंसर पेशेंट को हम मिलने जाते हैं तो गिफ्ट्स क्या लेके जाने चाहिए, ये भी जानकारी है। और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आज इंश्योरेंस कौन सा लेना चाहिए। काफ़ी लोगों को पता नहीं है कि कैंसर पेशेंट्स के लिए रेलवे से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से काफ़ी स्कीम्स है, जैसे आयुष्मान स्कीम्स है या काफ़ी स्कीम्स है। इनकम टैक्स में कैंसर बिल पे डिडक्शन है, रेलवेज फैसिलिटीज़ है। तो कई सारी चीज़ें जो आम लोगों को पता होनी चाहिए, वो मैंने इसमें लिखे हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट इसका हिंदी में भी ट्रांसलेशन हुआ है, अनुवाद हुआ है। तो ये बुक अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है, और किसी को चाहिए तो दे कैन कॉन्टैक्ट अस। बिल्कुल डॉक्टर सचिन, और ये बहुत ज़रूरी है कैंसर के बारे में तमाम जागरूकताओं के लिए लोग इसे ज़रूर पढ़ें, और वो खुद भी मोटिवेट हों कि कोई इतनी बड़ी बीमारी से लड़कर भी कितने अच्छे से जी सकता है, क्योंकि बहुत लोगों की कहानियाँ भी इसमें हैं। और डॉक्टर सचिन, आपने कैंसर को लेकर बहुत सारी बातें हमसे की, इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। और एक ही मेरी कामना है कि जो कैंसर अवेयरनेस है, जो हम ट्रीटमेंट करते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन ये IBC 24 न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये हर घर घर पहुँचे, भारत के हर कॉर्नर में पहुँचे। और एक एक चीज़ भी अगर इसमें से कोई भी पेशेंट या कोई भी नॉर्मल आदमी इसमें से इम्प्लीमेंट करे, जैसे डी एडिक्शन हो गया, स्मोकिंग छोड़ दिया, टोबैको छोड़ दिया, डाइट कंट्रोल कर दिया, स्क्रीनिंग पे चले गए, अगर एक भी पेशेंट या एक भी जान हम बचा सके, तो आई थिंक ये हमारा जो शो था बहुत ही सक्सेसफुल हुआ, ऐसा हम मानेंगे। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू शुभांगी जी फॉर दिस वंडरफुल इंटरव्यू। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।